एक इन्फ्लुएंसर सुसाइड कर बैठता है बिकॉज वो इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस नहीं कर पाया। उसके 1 साल बाद वो एक खत लिखता है और सुसाइड कर लेता है, ये कह के कि मैं खुश नहीं हूं। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिसको आज आप सभी अप्रिशिएट करते हो, जो 4200 करोड़ का मालिक है, वो एक समय पे जेल जा चुका है बिकॉज वो ड्रग्स के केस में पकड़े गए थे। भाई जीवन में क्या करना चाहते हो? रईस बनना चाहते हो? कितना रईस, कैसे बनोगे रईस, कितने सालों में बनोगे रईस, कौन सा प्रोफेशन लोगे, कौन सा करियर, उनको कुछ नहीं पता, उनको बस रईस बनना है। ये कोई गोल नहीं होता है। विमेन को आज भी लोग केवल एक ही नजर से देखते हैं कि दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स। आपको तब जाके वैल्यू समझ में आएगी अपनी माँ की, जब आप एक समय पे बड़े हो जाओगे और आपकी माँ नहीं रहेगी ना, और आपको एक तलब होगी कि काश आज मैं थक गई हूं या थक गया हूं और मेरी माँ अपने हाथ से बना के मुझे वो खाना खिला देती। यूपी बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स आते ही भौचाल मच जाता है बिकॉज उस समय पे एक छोटी सी लड़की ने टॉप किया रहता है और अपने घर वालों का नाम रोशन किया रहता है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि लोग उसकी तारीफ करने के बजाय कमेंट ये करते हैं कि देखो उसकी तो मूछें और दाढ़ी हैं, ये लड़की है कि लड़का है। इसके बाद एक और चीज होती है। कुछ समय पहले एक देशभक्त, एक फौजी जो शहीद हो जाते हैं देश की रक्षा करते हुए, तब उनकी वाइफ आती है अवार्ड्स लेने और वो पिक्चर लगती है काफी सोशल मीडिया पे, और उस पे पता है कमेंट क्या आता है? कमेंट ये आता है कि यार तुम इतनी खूबसूरत हो, अब मुझसे शादी कर लो। इसके बाद एक औरत जाती है ओलंपिक्स में, वो हमारे देश के लिए सम्मान मेडल लेके आती है, लेकिन कमेंट आता है कि शी कैन ईट 100 बॉलीवुड एक्ट्रेस, शी इज सो हार्ट। हार्ट की स्पेलिंग भी गलत लिखी रहती है। दोस्तों यही दुर्भाग्य है हमारे देश का एट द मोमेंट। हमारे देश में जो स्त्रियां होती है, विमेन होती हैं, विमेन को रिस्पेक्ट नहीं, आज भी एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की जैसे देखा जाता है, और यह सच्चाई है। हम एक तरफ बात करते हैं कि देखो यार कितना ज्यादा हमारे देश में इक्वालिटी दी गई है, जी बिल्कुल दी गई है, इक्वालिटी दी गई है, बट वहीं पर हम लोग ये आज भी नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द विमेन को आज भी लोग केवल एक ही नजर से देखते हैं कि दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स, दे आर जस्ट टूल्स। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में चले जाओ, आप मीडिया इंडस्ट्री में चले जाओ, यहां तक कि आईटी इंडस्ट्री में भी चले जाओ, अगर आप पूछोगे काफी सारी लड़कियों से तो आज नहीं तो कल उन्होंने कहीं ना कहीं हरासमेंट फेस करी है। हाल फिलहाल में बैंगलोर का एक किस्सा आया। बैंगलोर में एक लड़की अपने वीडियो में ये बताते हुए पाई गई कि मैं आराम से जब बाहर जा रही थी, अचानक से मुझे गलत तरीकों से कुछ लड़कों ने पकड़ा और वो अचानक से वहां से चले भी गए। मैं पूरी तरीके से भयभीत हो गई हूं, मुझे डर लगता है बैंगलोर जैसी शहर में भी घूमने से। ये तो केवल एक गलती जो हम सबको दिख रही है। इसी के बाद हम जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आजकल क्या देख रहे हैं? हर जगह हेट का प्रचार चल रहा है। अरे भाई साहब, अगर कोई इंसान आपको सिखाने आता है, कोई एजुकेट करने आता है, माना हर कोई परफेक्ट नहीं होता, एट द एंड इंसान ही है, उनसे भी गलतियां होती है, लेकिन लोग उसकी जम की टांग की खिंचाई करेंगे। और ऐसे में हमें पता लगता है कि एक इन्फ्लुएंसर सुसाइड कर बैठता है बिकॉज वो इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस नहीं कर पाया। ऑन द अदर हैंड आपके कुछ चहेते क्रिएटर्स जो आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, वो केवल आते हैं और वो बात करते हैं, देखो आज मैंने घर पे लहसुन की चटनी खाई है, देखो मैं आज अपने कुत्ते को घुमाने गया हूं। आपके पैसों से, जी हां, आप जो व्यूज दे रहे हो उसके पैसों से वो लैम्बोर्गिनी खरीद रहे हैं, मर्सिडीज खरीद रहे हैं, बड़ा घर खरीद रहे हैं, उसके पीछे आप रैलियां निकाल रहे हो। अपनी 10वीं की पढ़ाई छोड़ के, 12वीं की पढ़ाई छोड़ के बावले हो रहे हो, जो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, और जो एजुकेटर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है उसको कोई व्यूज ही नहीं आ रहे। वो गिनती के 1000 व्यूज के लिए लड़ रहे हैं, वहीं पर जो सो कॉल्ड हम छपरी क्रिएटर्स बोलते हैं, उन्हें आप लाखों करोड़ों के व्यूज दे रहे हो। उसके बाद और एक चीज बात कर लेते हैं। भाई साहब आप क्या देख रहे हो? 24 साल का एक व्यक्ति होता है, आईआईटी से पास आउट होता है, आईएम से पास आउट होता है, करोड़ का पैकेज लगता है, हाईएस्ट पैकेज लगता है। सीएफए की डिग्री करने के बाद जब वो पहुंचता है अपने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, उसकी ड्रीम जॉब में, उसके 1 साल बाद वो एक खत लिखता है और सुसाइड कर लेता है, ये कह के कि मैं खुश नहीं हूं। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो ना कि मैं विमेन की भी बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ किस प्रकार से हमारे देश में कितने सारे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। मैं ये भी बात कर रहा हूँ किस प्रकार पे सोशल मीडिया पे यूथ किस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया। गाइस मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर दर्पण के वीडियो से यही बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि यूथ आज के समय में पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। मैं अपने जीवन से अगर बताऊं तो ऐसा नहीं है कि पहले से हर बंदा बहुत सुलझा रहता है।
कुछ गलतियां हमने भी करी है लाइफ में और आगे भी हम काफी सारी गलतियां करेंगे, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। बट हमको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई, विदेश में भी अगर बात करें तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिसको आज आप सभी अप्रिशिएट करते हो, जो 4200 करोड़ का मालिक है, वो एक समय पे जेल जा चुका है बिकॉज वो ड्रग्स के केस में पकड़े गए थे। ऐसे ही ना जाने अनगिनत रैपर्स हैं जिनके गाने आप शायद सुनते हो, वो लोग पहले जाने अनजाने में बहुत ज्यादा थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर चुके हैं। बट इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि आप पूरी तरीके से बिगड़ जाओ। आज अगर आप यूथ से पूछते हो कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो वो कहेंगे एनिमल। वहीं पर कुछ साल पहले अगर आप यूथ से पूछते तो वो कहते तारे जमीन पर, थ्री इडियट्स, कुछ इस प्रकार से बात करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जब तक यूथ इस तरह से डिस्ट्रैक्ट रहेगा, दुख की बात है, लेकिन हमारा देश एकदम गलत राह पे चल चुका होगा। हमारे देश का जो सबसे बड़ा एसेट है, जो कि यूथ है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी नाम देते हैं कि भाई इसी के चक्कर में देश का विकास होगा। अगर हमारा यूथ ही दिन भर आलतू फालतू की चीजें स्क्रॉल करता रहेगा, बेफालतू के कमेंट्स करने में बिजी रहेगा और कुछ सीखने पे ध्यान नहीं देगा, दूसरों की खामियां निकालने में अपना पूरा टाइम वेस्ट करेगा, तो यूथ कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो सवाल ये उठता है कि भाई यूथ करे तो आखिर क्या करे। ठीक है, आपने प्रॉब्लम तो बिल्कुल सही बताई है, डिस्ट्रैक्टेड है, इधर उधर के कमेंट करने में लगे पड़े हुए हैं, फोकस नहीं है लाइफ में, पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे बर्बाद होने का तैयार है। बट करे तो क्या करें? करिए वही जो हमारे देश के महान लोगों ने करा है, महान आत्माओं ने करा है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया है, जो श्री रतन टाटा जी ने किया है, जो श्री राकेश झुनझुनवाला जी ने किया, वही चीज कीजिए। क्या किया इन लोगों ने? सबसे पहली चीज जो इन लोगों ने करी थी, अपने लाइफ के गोल को सेट करा और उस गोल को प्रॉपरली उस पे उन्होंने रूल बेसिस पे उसको फॉलो करने की कोशिश करी। रतन टाटा जी एक समय पे जब सड़क पे गए थे कार में बैठे हुए, जब वो खिड़की के बाहर देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि दो व्यक्ति एक स्कूटर पे राइड कर रहे हैं और दूसरे साइड पे चार लोग एक ही स्कूटर पे राइड कर रहे हैं। और अचानक से उनको ये ख्याल आता है कि हमारे देश में फैमिलीज तो बड़ी हैं लेकिन गाड़ियां काफी छोटी है, और उसी दिन वो शपथ लेते हैं अपने आप से कि मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा, एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो अफोर्डेबल भी हो, ताकि ये जो चार लोग हैं ना, उनको अपने जीवन पे रिस्क ना लेना पड़े, इस तरह से घुस घुस के उस गाड़ी में ना बैठना पड़े। मैं इसलिए टाटा नैनो बनाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये केवल रतन टाटा जी, ये टाटा की तो विरासत की अगर आप देखें, चाहे जमशेद जी टाटा की बात करें, जेआरडी किसी की भी बात करेंगे, सबकी सोच कुछ इसी प्रकार से रहती थी। तो इनका गोल हमेशा से था कि हम लोगों को सर्व करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे और साथ में प्रॉफिट कमाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लाइफ का गोल बना लिया था, बिकॉज जो उनके गुरुदेव थे, उनके गुरुदेव ने एक चीज कही थी कि याद रखो कि जो अध्यात्म का नॉलेज हम लोगों के पास है, ईस्ट में है, वो वेस्ट के पास नहीं है। तो मेक श्योर करो दो चीजें हमेशा जीवन में करना, यंगस्टर्स को हमेशा इंस्पायर करना, और दूसरा विदेश में जाके हमारे धर्म का प्रचार करना। जब पहली बार जो वो विदेश गए थे, शिकागो में अपना सेशन देने गए थे, उनको मात्र 2 मिनट का समय दिया गया था, मात्र 2 मिनट का समय। आसपास के लोग हंस रहे थे कि फिर आ गया एक भारतीय, ये तो पकाएगा, इसको क्या पता कैसे कहेगा। स्वामी विवेकानंद जी स्टेज पे जाते हैं और केवल एक चीज कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो केवल इसी चीज को कहते हैं। अचानक से तालियों से पूरा माहौल गूंज पड़ता है, बिकॉज इससे पहले जितने भी स्पीकर्स आए थे वो हमेशा हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन कहते थे। पहली बार किसी ने उनको भाइयों और बहनों कहा था। टाइम कीपर टाइम देखना भूल गया, कब वो 2 मिनट से 2 घंटे का समय बदल गया किसी को नहीं पता चला। ये थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का फोकस इतना ज्यादा था कि एक समय पे वो एक बार एक लाइब्रेरी गए। लाइब्रेरियन बोला कि आपका असिस्टेंट रोज आता है और हमसे एक नई किताब लेके जाता है, आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो, मैं कैसे मान लूं कि आप ये 700 पेजेस की किताबें रोज पढ़ते हो। उस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है भाई साहब, आपको जो पूछना है मुझसे पूछो। सामने वाले व्यक्ति ने 400 पेज खोला, बोला इस पेज में क्या है? स्वामी जी ने बताया। 600 पेज खोला, ये क्या है? बताया। तीसरी किताब पकड़ी, उसने बोला ये फॉर्मूला बताओ, वो फॉर्मूला विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताया। सामने वाले ने हाथ जोड़ा, स्वामी जी मैं आपको मान गया। पर ये कैसे है? क्योंकि स्वामी जी हमेशा कहते थे द एसेंस टू एजुकेशन इज कॉन्सेंट्रेशन। तो स्वामी जी ने अपने जीवन का एक गोल बनाया था कि वो वेस्ट और ईस्ट को आध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ज्वाइन करेंगे और साथ में अपने गुरुदेव का पूरा मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझना पड़ेगा, हमको पहले अपने गोल
डिफाइन करने। आधे लोगों के तो गोल नहीं। आज अगर किसी से पूछेंगे भाई जीवन में क्या करना चाहते हो, रईस बनना चाहते हो, कितना रईस, कैसे बनोगे रईस, कितने सालों में बनोगे रईस, कौन सा प्रोफेशन लोगे, कौन सा करियर, उनको कुछ नहीं पता, उनको बस रईस बनना है। ये कोई गोल नहीं होता है। झूठ नहीं कहूंगा, आपको सिंपल सी पहली चीज करनी है, एक पेन पेपर लेना है। अगर इस वीडियो को सीरियसली ले रहे हो, अपने लाइफ का सबसे बड़ा गोल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, सारे गोल्स आपको लिखने हैं कि 2 साल में मुझे ये अचीव करना है, 8 साल में मुझे ये अचीव करना है, 20 साल में मुझे ये अचीव करना है। मानो या ना मानो, हर बड़ा इंसान ये चीज करता है अपने लाइफ पे। दूसरी चीज, अगर लाइफ में आप गिर रहे हो तो आप हारते नहीं हो। अगर लाइफ में आप गिर रहे हो और फिर उठते नहीं हो ना, तब आप एक्चुअली में हारते हो। तो ये गलती आपको दोहरानी नहीं है। जापान में एक कहावत है कि 7 बार गिरो उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 8वें बार जब गिरो वापस उठ खड़े हो। यही तरीका होता है जिससे आप मैसिव वेल्थ भी बनाओगे, मैसिव सक्सेस भी पाओगे। बट हमारे देश में अगर कोई गिरता है तो उसको रौंदने के लिए हमको जो सुकून मिलता है, हा, वो और किसी चीज में नहीं मिलता है। रैदर देन लोगों को खींचने से बेटर है क्रैब मेंटालिटी। क्योंकि क्रैब क्या करता है, अगर 10 क्रैब ऊपर जाएंगे, तीसरा वाला नीचे खींचने लग जाता है। रैदर देन क्रैब मेंटालिटी, अगर आप अपलिफ्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो कसम से मैं बता रहा हूं, हमारा देश एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। तीसरी चीज कि चलो हम एक पॉजिटिव माइंडसेट तो बना लिया, हमने ये सारी चीज कर ली है, हमने चलिए हमने गोल भी अपना सेट कर लिया। तीसरी चीज, अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दो। आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस तरह की कंपनी में रहते हो, जिस तरह के लोगों के आसपास रहते हो, आपका दिमाग वैसे ही बन जाता है। वी आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ whom we hang around with and we are the average of 5 content which we consume every day। अगर आप कंटेंट ही ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जिसमें लोगों की केवल निंदा होती है, अगर कंटेंट ही ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जिसमें सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें हो रही है, अगर आप कंटेंट ही ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जिसमें कुछ भी सीखने का ना हो, तो आप कुछ नहीं सीखेंगे, आप वैसे ही बन जाएंगे। तो आपको कॉन्शियस चॉइस लेना पड़ेगा कि भाई साहब हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस में हेल्प करे। बिकॉज जब तक आप ये चीज नहीं कर पाओगे, आपको कोई भी आगे नहीं लेके जा सकता है। एंड फाइनल चीज, एक छोटा सा फ्रेमवर्क बता रहा हूं, चौथी चीज जो आपको लाइफ में सक्सेस करने के लिए, जो मैंने खुद ने अपने लाइफ में अपनाया है, हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो। मुझे पता है काफी बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आपको लगेगा मेरे घर वाले समझ नहीं पा रहे मुझे, बिल्कुल उनको नहीं पता है कि किस तरह से दुनिया बदल चुकी है और ये मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। बिल्कुल होगा, हमें भी होता था, मुझे भी होता था यार। जब मैं 20, 21, 22, 23 साल का था, मुझे बिल्कुल ऐसा फीलिंग होता था। बट जैसे जैसे हम ग्रो हुए, इवॉल्व हुए, हमें समझ में आता है कि वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहते हैं। हम ये मन में धारणाएं बना के रखते हैं। 99% केसेस में तो ऐसा नहीं होता, 1% जरूर हो सकता है जिसमें कुछ अलग ही केस हो, लेकिन 99% केसेस में हमेशा आपका भला चाहते हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं। और याद रखिए, माता पिता के आशीर्वाद के बिना आप अगर सक्सेसफुल हो भी गए ना, कभी संतुष्ट और खुश नहीं रह पाओगे। जिसके सर पे माँ और पिता का हाथ नहीं होता है, वो कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकता। जाके उस व्यक्ति से पूछो जिसने दुर्भाग्यवश अपने माँ या पिता या दोनों को बचपन में या यंग एज में गवा दिया है। आपको तब जाके वैल्यू समझ में आएगी अपनी माँ की। जब आप एक समय पे बड़े हो जाओगे और आपकी माँ नहीं रहेगी ना, और आपको एक तलब होगी कि काश आज मैं थक गई हूं या थक गया हूं और मेरी माँ अपने हाथ से बना के मुझे वो खाना खिला देती। आपको तब अपने पिताजी की याद आएगी जब आपका बेटा ही आपके साथ मुंहफट होके फाइट करेगा और आपको याद आएगा, यार मैं भी अपने पिताजी के साथ कितना गलत करता था यार, लेकिन वो शांति से सुनते थे, प्यार से सुनते थे, दूसरे कमरे में चले जाते। तब आपको उनकी वैल्यू समझ में आएगी। याद रखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। एल्डर्स का आशीर्वाद मैजिक करता है। आपको बड़ी बड़ी कठिनाइयों से ये चीज निकाल सकते हैं। क्योंकि जीवन में हमेशा एक चीज याद रखना कि जीवन में ना कोई भी आपका सगा नहीं होता। आपकी वाइफ भी आपके एक्चुअल में सगी नहीं होते, आपके बच्चे भी आपके सगे नहीं होते, लेकिन माता और पिता आपके सबसे ज्यादा सगे होते हैं। जब पूरी दुनिया भी आपको छोड़ के चले जाएगी ना, आपको माँ की आंचल जो आपको छांव देगी वो और कोई नहीं दे सकता। और आपके पिता जब आपके हाथ पकड़ लेंगे और आपसे गले मिल लेंगे ना, उससे ज्यादा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उनको सुखी रखने की हमेशा कोशिश करो। हाँ, उनसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, उनसे भी कुछ गलतियां हो सकती है, बट उनको छोड़िए और अच्छे चीजों पे फोकस कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने ये समझने की कोशिश करी मेरे लिमिटेड अनुभव से कि किस प्रकार से यूथ पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन अभी भी समय है। वो लोग सही रास्ते पे आ सकते हैं अगर सही चीजों को वो फॉलो करें। अगर आज का यूथ केवल गलत रास्तों पे ना जाकर अपने आप पे फोकस करे, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपने स्पिरिचुअलिटी पे, अपने नॉलेज पे, अपने इन सारी चीजों पे और माता पिता को रिस्पेक्ट करे, तो वो डेफिनेटली अपने लाइफ का कोई भी सबसे बड़ा गोल अचीव
कर सकता है। और अगर आपको भी कॉन्फिडेंस है ना कि आप अपने जीवन का कोई भी गोल जितना भी बड़ा हो, बिलियनर बनना हो, दुनिया का सबसे बड़ा दानी इंसान बनना हो, अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी बनना हो, आपका जो भी गोल हो, अगर आपको भी लगता है ना कि आप इसमें सक्सेसफुल हो गए, तो कमेंट्स में आई विल सक्सीड ये जरूर लिखिए। आई विल डू इट जरूर लिखिए, बिकॉज ये आपको याद दिलाएगा, क्योंकि आज से कुछ साल बाद जाके जब आपको अचानक से एक नोटिफिकेशन बेल आइकन पे दिखेगा कि आपके एक पुराने वीडियो पे आपने कमेंट किया था, उस पर एक लाइक आया, तब आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाएगी 5 साल बाद भी कि यार मैंने उस दिन लिखा था अभिषेक सर की वीडियो के नीचे आई विल डू इट, आई विल सक्सीड, और मैं आज के दिन सक्सेसफुल हुआ। मेरी दुआ है कि आप सभी सक्सेसफुल हों, पॉजिटिविटी के साथ जीवन को देखिए, हताश निराश मत होइए। अगर आज इसको देखते वक्त भी आप हताश निराश, कहीं पर दिमाग में कुछ और चल रहा था, देखिए लाइफ का एक फेज होता है, आज नहीं तो कल गुजर जाएगा। मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। जय हिंद।